आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ रजिस्ट्रार, लेक्चर नंबर 12। और इसमें हम रजिस्ट्रार के जो पावर्स हैं इन्वेस्टिगेशन और रिलेटेड मैटर्स के हवाले से ये डिस्कस करेंगे। और ये सेक्शन जो है आपको इसके लिए स्टडी करना होंगे। इससे मतलब इस लॉ को डाउनलोड करने के लिए आप इन लिंक्स को यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू कॉल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि रजिस्ट्रार की जो पावर्स हैं कि किसी भी कंपनी के हवाले से वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको रिक्वायर है वो उनसे हासिल कर सकता है। इंफॉर्मेशन के लिए वो कॉल कर सकता है। सेक्शन 254 ये कहता है कि अगर रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करता है और उसकी ओपिनियन है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ज़रूरी है कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में हो और वो उसको ऑब्ज़र्व करे, उसको स्क्रूटनाइज करे, तो उसके लिए वो एक रिटन नोटिस दे सकता है कंपनी को। और रिटन नोटिस दे के कंपनी को कह सकता है कि विद इन 30 डेज जो है वो डॉक्यूमेंट्स फर्निश करे। या अगर उसको कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो रजिस्ट्रार कंपनी को ये कह सकता है कि इन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इन राइटिंग जो है वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाए। तो जैसे ये नोटिस मिलेगा तो कंपनी का जो भी डायरेक्टर, ऑफिसर है, रजिस्ट्रार या ऑडिटर या कोई भी ऐसा कंसर्न पर्सन है, उसकी ड्यूटी होगी कि वो फर्निश कर दे वही डॉक्यूमेंट्स जो कि रजिस्ट्रार ने रिक्वायर किए हैं। सेकंडली इसमें ये कहा गया है कि जो डायरेक्टर, ऑफिसर या ऑडिटर जो कंपनी छोड़ चुके हैं और उनको 6 ईयर्स का टाइम पीरियड गुजर चुका है, इस हवाले से रजिस्ट्रार उनको कॉम्पेल नहीं कर सकता। जो तो ऑलरेडी डायरेक्टर्स मौजूद हैं कंपनी में, कंपनी को रन कर रहे हैं, कंपनी के ऑफिसर्स हैं, कंपनी के ऑडिटर हैं, ये इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार उनसे रिक्वायर कर सकता है। जो कंपनी छोड़ के जा चुके हैं, उनको 6 साल का दौरान गुजर चुका है, रजिस्ट्रार उनको कॉम्पेल नहीं कर सकता, लॉ ये कहता है। इसके अलावा ये ड्यूटी होगी उन लोगों की जिनको नोटिस दिया जाता है कि वो ऐसे एक्सप्लेनेशन करें, ऐसे इन्फॉर्मेशन दें, ऐसे डॉक्यूमेंट्स दें जो कि रजिस्ट्रार ने रिक्वायर किए हैं। तो इनको प्रोवाइड करना कंपनी के जिम्मेदारान की, ऑफिसर्स की, डायरेक्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और अगर कोई भी ऑफिसर कंपनी का या कंपनी का ऑडिटर या कंपनी का कोई भी एग्जीक्यूटिव पर्सन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता या कोई डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर किए गए थे प्रोवाइड नहीं करता रजिस्ट्रार को, या रजिस्ट्रार का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए या एक्सप्लेनेशन दी गई वो इनएडिक्वेट है, यानी वो इन्फॉर्मेशन, वो डॉक्यूमेंट्स नाकाफ़ी हैं, उस सूरत में रजिस्ट्रार जो है दोबारा एक रिटन ऑर्डर देगा और कंपनी के जो रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं उनको कॉल करके ये कहा जाएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करें फॉर इंस्पेक्शन पर्पसेस। वो डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स हैं या कोई और स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी डाटा है वो रजिस्ट्रार को प्रोवाइड किया जाए। अगर रजिस्ट्रार ये समझता है कि जो इन्फॉर्मेशन या जो एक्सप्लेनेशन या जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को प्रोवाइड किए गए हैं वो इनएडिक्वेट हैं, ना काफ़ी हैं, ना मुकम्मल हैं। और अगर कंपनी इस सूरत में डिफ़ॉल्ट करती है, कंपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती विद इन टाइम लिमिट, उस सूरत में जो है वो कंपनी को पेनल्टी पे करना पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू लेवल 2। कंपनी को पेनल्टी पे करने के साथ-साथ कंपनी के जो ज़िम्मेदार ऑफ़िसर्स होंगे, हर ऑफ़िसर जो है उसको पनिशमेंट के तौर पे जो है इम्प्रिज़नमेंट की पेनल्टी भी इम्पोज़ की जा सकती है। और जो इम्प्रिज़नमेंट होगी दैट वुड बी फॉर 2 इयर्स, यानी मैक्सिमम जो इम्प्रिज़नमेंट की पनिशमेंट होगी वो 2 इयर्स तक होगी। ऐसा हो सकता है कि उनको 6 मंथ्स की पनिशमेंट हो, 8 मंथ्स की हो, 1 ईयर की हो, 1 एंड हाफ ईयर्स की हो, बट नॉट मोर देन 2 इयर्स। क्योंकि लॉ में ख़ास तौर पे जो क्रिमिनल लॉ होता है उसमें एक मेंशन किया होता है कि पनिशमेंट की लिमिट क्या है। ये बेसिकली लिमिट बताई गई है व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 इयर्स। एक्सटेंड का मतलब है कि इसकी जो हद है वो 2 इयर्स है, 2 इयर्स तक पनिशमेंट हो सकती है हर ऑफिसर को जो कि ये कमिट करता है, डिफ़ॉल्ट कमिट करता है। इसी तरह उनको फाइन भी हो सकता है इम्प्रिज़नमेंट के अलावा। फाइन की जो लिमिट बताई गई है वो 1 मिलियन रुपीज़ है, यानी फाइन की अमाउंट 1 मिलियन से कम तो हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा का फाइन जो है वो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इसमें सबसेक्शन 5।
सबसेक्शन 5 में ये कहा गया है कि जैसे ही रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन जो उसने रिक्वायर की थी वो उसको मिल जाती है, या जो एक्सप्लेनेशन उसने रिक्वायर की थी वो उसको मिल जाती है, या जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किया था वो मिल जाता है, उस सूरत में रजिस्ट्रार ये करेगा कि वो जो उस कंपनी की बुक्स हैं, कंपनी के जो पेपर्स हैं, उनके साथ उन इन्फॉर्मेशन को जो है वो एनेक्स कर देगा, उनके साथ उनको अटैच कर देगा, या उनका एक्सट्रैक्ट जो है वो उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देगा। और अगर रजिस्ट्रार ने जो इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन या बुक या पेपर रिक्वायर किए थे वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम अगर नहीं दिए जाते रजिस्ट्रार को, तो उस सूरत में रजिस्ट्रार जो है एक रिपोर्ट तैयार कर सकता है इन राइटिंग, और उसमें वो कमीशन को बता देगा तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम मामला, कि जिसमें वो क्लियर कर देगा कि फ़लाँ कंपनी ने जो है वो उसके इंस्ट्रक्शंस को जो है वो ओबे नहीं किया, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं दिए गए। तो उस सूरत में जो है वो रजिस्ट्रार कमीशन को जो है वो इन राइटिंग रिपोर्ट पेश करके तमाम सूरत हाल से कमीशन को आगाह कर देगा। सेक्शन 255 जो है वो रजिस्ट्रार की जो पावर्स हैं बीइंग एन इंस्पेक्टर या बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर उससे मुतल्लिक है, और वो ये बताता है कि रजिस्ट्रार के पास ये ऐसी पावर्स हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। जो भी क्रिमिनल के मैटर्स होते हैं नॉर्मली वो इस लॉ के तहत आ जाते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में CRPC कहते हैं, गिरफ्तार करती, तो इस हवाले से अगर पुलिस इवन किसी को नाके पे भी रोकती है तो वो भी इस कानून के तहत जो है वो आमतौर पे रोकती है। पुलिस के अपने भी रूल्स हैं, और इसके साथ ये जो कॉमन क्रिमिनल लॉ है प्रोसीजर, दैट इज़ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसी तरह जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, एक्चुअली ये मामला जो है ये एक तरह का बन जाता है कि इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, उसका क्या तरीकाकार होगा, या सर्च कैसे करनी है, वो तमाम डिटेल्स जो हैं इस लॉ में मेंशन की गई। इसके अलावा और कोई कंपनीज हैं जैसे कि बैंकिंग कंपनी है, तो उसके लिए फिर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है वो भी फिर एप्लीकेबल होगा। तो जो भी कंपनी का जो भी रजिस्ट्रार होंगे, इंस्पेक्टर होंगे या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, वो हमेशा इन लॉज को फॉलो करते हुए किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और पेपर्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कंपनी के कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स कहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गए, म्यूटिलेटेड तो नहीं हो गए, उसमें कुछ अल्ट्रेशंस तो नहीं की गई, या उसमें कुछ फॉल्सिफाइड डाटा तो नहीं पेश किया गया गलत बयानी पे जो मुश्तमिल हो, या कोई सीक्रेट प्रॉफिट तो नहीं है जो कि डिस्क्लोज ना किया हो ताकि कंपनी को टैक्स ना पे करना पड़े। इस तरह के मामला की जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार होता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि कमीशन की जो है वो प्रायर परमिशन ली जाए। कमीशन अगर परमिशन दे देता है उस सूरत में ये जो मामला था हमने डिस्कस किए इसके हवाले से, चाहे कोई रजिस्ट्रार है, इंस्पेक्टर हैं या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो ये तमाम डाटा सर्च आउट कर सकते हैं, और इवन बाज़ सूरतों में बगैर वारंट्स के कंपनी के उस प्लेस पे जा सकते हैं जहाँ पे कंपनी ने रिकॉर्ड स्टोर किया है या रिकॉर्ड मौजूद है, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और किसी डाटा को या किसी रैकेट को जो है वो फ्रीज कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, डाटा जो है वो अपने कब्जे में रख सकते हैं, और उस डाटा में आर्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, अकाउंट्स बुक्स हो सकती हैं, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी की तो हमें समझ आ जाती है कि मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, ये अपने कब्जे में रख के ले जाएंगे। लेकिन जहाँ तक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, यहाँ पे वो कब्जे को बरकरार रखेंगे, और किसी कंपनी के जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स होंगे उनको भी वहाँ पे नहीं आने देंगे। अगर वहाँ पे कोई रिकॉर्ड है, या कोई ऐसा डाटा, या कोई ऐसा मटेरियल है, या कोई ऐसे एविडेंस है, तो उस सूरत में जो है ये वहाँ पे अपना कब्जे को बरकरार रखेंगे। तो इस सूरत में ये अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे, और कमीशन की पावर के साथ जो है, कमीशन के परमिशन के साथ रजिस्ट्रार जो है वो किसी भी अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि वो किसी भी कंपनी के प्रेमिसेस में एंटर हो, वहाँ पे कंपनी के जो प्रेमिसेस है वहाँ पे सर्च करे, और जो भी आइटम्स वो समझता है कि ज़रूरी है, एविडेंस के लिए इम्पोर्टेंट है,
ان کے وہ سیزر کرے، ان کو وہ اپنے قبضے میں رکھ لے. اور رجسٹرار جو ہے وہ 30 days تک ایسے آئٹمس کو، ایسے ڈاکومنٹس کو، ایسے بکس کو، ایسے اکاؤنٹس کو اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے. تو 30 days کا جو ہے یہ ٹائم پیریڈ یہاں پہ ہے کہ 30 days تک یہ اختیار ہے رجسٹرار کے پاس کہ وہ ان ڈاکومنٹس کو اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے، ان کو کنفسکیٹ کر سکتا ہے. اور اگر 30 days سے زیادہ کا ٹائم پیریڈ درکار ہو انویسٹیگیشن کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر کمیشن کی جو ہے وہ پرمیشن لی جائے. اگر کمیشن الاؤ کر دیتا ہے رجسٹرار کو کہ ٹھیک ہے آپ ان ڈاکومنٹس کو، ان آئٹمس کو ریٹین کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں مزید جو ہے وہ 30 days کا ٹائم پیریڈ رجسٹرار کو مل جائے گا. اب رجسٹرار کو جیسے ہی ٹائم پیریڈ مل جاتا ہے ڈاکومنٹس کو ریٹین کرنے کا، تو اس دورانی میں وہ یہ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس کی کاپی کروا لیں، ڈاکومنٹس کی کاپی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مارکس آف آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ وہاں پہ لگا سکتے ہیں، کوئی نشانی لگا سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں بھی ڈاکومنٹس کو جو ہے پہچاننا پڑے تو ان کو آسانی سے پہچان سکے، انہیں اندازہ ہو کہ یہی وہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے اور جو ایویڈنس کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اور جہاں پہ رجسٹرار یا انسپیکٹر یا انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے ان کو کوئی خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے انویسٹیگیشن کے دوران، کمپنی کا کوئی بھی ملازم، کمپنی کا کوئی بھی آفیسر جو ہے یہ انویسٹیگیشن کے دوران کوئی رکاوٹ پیش کر سکتا ہے یا ریزسٹ کرے گا سرچ کے دوران، یا کوئی بھی ڈاکومنٹس ان کو پرووائڈ نہیں کرے گا، چھپا لے گا، یا کوئی اور چیز جو ہے وہ جو کہ جس کا آفیسر ان کو انسپیکٹر کو نہیں پتا، رجسٹرار کو انویسٹیگیشن کو کہ کون سے ڈاکومنٹ ہیں، کون سی چیز ہے، وہ اگر اپنے قبضے میں رکھ لیتا، نہیں دیتا، تو اس صورت میں جو ہے ان کے پاس جو پاورز ہوں گی انسپیکٹرز کی، رجسٹرار کی یا انویسٹیگیشن کی، وہ پاورز بالکل ایسی ہوں گی جیسے کہ کسی میجسٹریٹ کی ہوتی ہیں. اور وہ سرچ وارنٹ وہ جو ہے وہ میجسٹریٹ سے حاصل کر لیں گے. میجسٹریٹ سے سرچ وارنٹ حاصل کرنے کے بعد ان کی جو پاورز ہوں گے وہ یہ ہوں گی کہ وہ ان ڈاکومنٹس کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ڈاکومنٹس کو چھپا لیتے ہیں یا ان کو پرووائڈ نہیں کرتے ود ان ٹائم، اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ، تو کورٹ جو ہے ان کو آرڈر کر سکتی ہے. تو مجسٹریٹ جو ہے ان سے سرچ وارنٹ لیے جا سکتے ہیں اگر کوئی شخص سرچ کرنے میں انٹرنس کرتا ہے، ریزسٹ کرتا ہے، کوئی ڈاکومنٹ چھپا لیتا ہے یا کوئی انفارمیشن جو چاہیے نہیں دیتا. اس صورت میں یہ جو لوگ ہیں یعنی رجسٹرار، انسپیکٹر یا انویسٹیگیشن آفیسر اپنے پاورز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. جہاں تک سرچ کی بات ہے، سب سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ سرچ کے لیے وہ کمپنی کی کسی بھی جو ریلیونٹ پلیس ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں، کسی پراپرٹی کو اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہیں، میٹیریل کو، کسی بھی ڈاکومنٹ کو. اور اس صورت میں اگر ضرورت پیش آئے تو، اگر ضرورت پیش آئے تو جو وہاں کی لوکل پولیس ہے ان کو ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو نیسیسری اسسٹنس پرووائڈ کی جائے. اگر وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے کمپنی والے تو اس صورت میں پولیس سے وہ نیسیسری اسسٹنس جو ہے وہ ریکوائر کر سکتے ہیں. اگر وہ سرچ نہیں کرنے دے رہے تو جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ میجسٹریٹ جو ہیں ان سے سرچ وارنٹ حاصل کر سکتے ہیں تاکہ جو بھی کمپنی کے آفیسرز، جو بھی کمیشن کے آفیسرز، رجسٹرار، انسپیکٹر، انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، یہ تمام اپنا کام اکارڈنگ ٹو لا کریں. اس لیے یہ جو ہے یہ میجسٹریٹ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ اسسٹنس کے لیے جو ہے ڈائریکٹ پولیس کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو اسسٹ کرے. اور یہاں پہ جو لا جیسا کہ ہم نے اوپر بھی ڈسکس کیا، سرچ کے حوالے سے یا جو بھی انویسٹیگیشن اس کے حوالے سے کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے یہ لا اپلیکیبل ہوگا. اور اگر کوئی ایسا اس رجسٹرار، انسپیکٹر یا انویسٹیگیشن آفیسر اگر کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ کچھ حوالے سے اگر وہ نامکمل رہ جاتا ہے تو ان کے کسی بھی ایکٹ کو جو ہے وہ کال ان کوشچن نہیں کیا جائے گا. یعنی ان کو جو ہے کسی بھی عدالت میں جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا. یعنی اگر رجسٹرار کو ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے خیال میں ان کو 4 ڈاکومنٹس چاہیے تھے، انہوں نے 6 منگوا لیے، تو اس بات کو کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا کہ 4 ڈاکومنٹس چاہیے تھے، 6 کیوں منگوائے. کیونکہ ان کا یہ جو عمل ہے، ان کی یہ جو پروسیڈنگز ہیں، ان کو کسی بھی کورٹ میں جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کال کیا جا سکے گا.
इसी तरह जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की नॉर्मल पावर्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हैं ये जो ऑफिसर्स होंगे कमीशन के, इनके पास भी वही पावर्स जो हैं वो होंगी, और कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मटेरियल, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ जो है वो अपने कब्जे में रख सकते हैं, बशर्ते कि वो कमीशन को इन्फॉर्म करें। और 30 डेज़ के जो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि वो 30 डेज़ का टाइम पीरियड होगा, 30 डेज़ तक वो अपने पास से डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, उसके बाद वो उनको वापस करने के पाबंद होंगे। अगर उनको मज़ीद 30 डेज़ की ज़रूरत पेश आती है, यानी अगर मुकम्मल डॉक्यूमेंट को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकी, तो लॉ ये कहता है कि कमीशन की अप्रूवल के साथ मज़ीद 30 डेज़ जो हैं वो कमीशन उनको दे सकता है। यानी रजिस्ट्रार के पास नॉर्मली 30 डेज़ होते हैं डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में रखने के लिए। अगर रजिस्ट्रार को मज़ीद ज़रूरत है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, तो वो 30 डेज़ रिक्वायर कर सकता है कमीशन से। कमीशन अगर अप्रूव कर देता है तो वो 30 डेज़ उनको मिल जाएँगे। अब यहाँ पे एक बात और एक्सप्लेनेशन की गई है, जैसा कि जब हम कोर्ट का ज़िक्र करेंगे तो कंपनी लॉ के हवाले से हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि कोर्ट से मुराद है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से मुराद है हाई कोर्ट का जो कंपनी बेंच है हाई कोर्ट का, और जिसको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। मसलन हम सपोज़ करते हैं कि कंपनी अगर इस्लामाबाद में है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कंपनी बेंच होगा, इससे मुराद वो कोर्ट होगी जिसको इख्तियार हासिल है। अगर हम रावलपिंडी की बात करते हैं, रावलपिंडी में अगर कंपनी का ऑफिस है, तो लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी बेंच जो है उसके पास इख्तियारात होंगे। अगर हम लाहौर की ही बात करें, तो लाहौर हाई कोर्ट का जो लाहौर बेंच है, कंपनी का बेंच, उसके पास इख्तियारात होंगे बीइंग अ कोर्ट। तो कोर्ट से मुराद कंपनी बेंच ऑफ द हाई कोर्ट है। यहाँ पे ये बात ज़हन में रहे। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन एंड रिलेटेड मैटर्स। तो यहाँ पे अगर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास 1/10 वोटिंग पावर्स हैं, अगर वो शेयर होल्डर हैं, अगर किसी कंपनी में शेयर्स नहीं हैं बल्कि मेंबर्स हैं, तो उनके 1/10 मेंबर्स हैं, अगर वो एप्लीकेशन दे देते हैं, मूव कर देते हैं कमीशन को कि हमारी कंपनी में कुछ ऐसे मामला हो रहे हैं जो कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं, फ्रॉडुलेंट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, इनको रोका जाए। उस सूरत में अगर कमीशन चाहे तो अपनी कमीशन के ओपिनियन के मुताबिक वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन उसकी ये कंडीशंस हैं कि अगर कंपनी के 1/10 जो शेयर होल्डिंग पावर्स हैं जिनके पास, वो अप्लाई कर दें, या अगर कंपनी में शेयर्स नहीं हैं, कंपनी के 1/10 मेंबर्स हैं, यानी दोनों सूरतों में 1/10 को आपने माइंड में रखना है कि जिनके पास 1/10 या शेयर हैं, या जो मेंबर्स हैं 1/10 कंपनी के टोटल मेंबर्स तादाद में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं कमीशन में कि जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए कंपनी में। तो रजिस्ट्रार को कमीशन कहेगा कि रिपोर्ट पेश करें, और अगर कमीशन रिपोर्ट पेश कर देता है कमीशन को, अगर रजिस्ट्रार कमीशन को रिपोर्ट पेश कर देता है और उस सूरत में वो ये समझता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो उस सूरत में कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देगा, और इसके लिए वो इंस्पेक्टर जो है वो तैनात कर देगा। अब यहाँ पे ये बात ज़हन में रखेंगे, रजिस्ट्रार तो हमें क्लियर है कि वो तो कमीशन का एक रिप्रेजेंटेटिव है। इसी तरह जो कमीशन है वो किसी शख्स को अपने, यानी एससीसीपी के किसी भी ऑफिसर्स को इंस्पेक्टर का दर्जा दे सकते हैं। तो इंस्पेक्टर के पास वो तमाम अख्तियारात होंगे जो आम तौर पे एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास होते हैं। तो लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बात है, वो ये कि कमीशन जो है, जो भी कंपनी है, जो भी इदारा है जिनकी इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है, उनको मौका ज़रूर देंगे कि उनकी बात को एक मर्तबा सुना जाए। उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कॉल होगी, और इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप है उसको कमीशन डिफाइन करेगा कि किन मामलात में इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास क्या इख्तियारात हैं, और जो भी इख्तियारात वो इस्तेमाल करेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो लाज़मी तौर पे उसके जो रीज़न्स हैं वो बताएँगे कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया है मामले को, किन ग्राउंड्स पे किया है। और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ कॉस्ट आ जाती है, तो कमीशन जो है वो स्पेसिफ़ाई करेगा कि इस कॉस्ट को कौन जो है वो पे करेगा, और आम तौर पे जो कंपनी है जिनकी इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है, वो पाबंद होती हैं कि कॉस्ट जो है उनको पे करना पड़े।
तो कमीशन जो है कंपनी के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेट कर सकता है, एक से ज़्यादा लोगों को इंस्पेक्टर के तौर पे तैनात कर सकता है। और अगर कंपनी खुद चाहे अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाना, तो कंपनी जो है स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास करके अपने मामलात की इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, या कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अगर कुछ क्रेडिटर्स कोर्ट में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी अमाउंट पे नहीं कर रहे, कंपनी में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म हो रही हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर देगी कमीशन को कि इनके मामलात की जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो तब भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती, और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक या एक से ज़्यादा जो ऑफिसर्स हैं, उनको डिप्यूट किया जाएगा, वो कंपनी के मामलात को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि क्रेडिटर्स के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, या मेंबर्स के साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, या किसी और शख्स के साथ। और इसी तरह से कंपनी जो फॉर्म की गई है, ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि इसका पर्पस फ्रॉड, मिसफिजेंस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो नहीं, कंपनी ये एक्टिविटीज तो नहीं परफॉर्म कर रही, कंपनी अपने मेंबर्स जो हैं इनके राइट्स को डिप्राइव तो नहीं कर रही, उनको अपने हकूक जो उनके बनते हैं उनसे महरूम तो नहीं कर रही, और कंपनी जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन देने की पाबंद होगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को। और शेयर्स के हवाले से ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो शेयर्स दिए जा रहे हैं, क्या इनकी जो प्राइस ली जा रही वो इन एडिक्वेट कंसिडरेशन तो नहीं है, उन, उनके जो है वो उसमें कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज तो नहीं कहीं किसी सूरत में परफॉर्म हो रही, और कंपनी का जो बिजनेस है क्या वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करे या नहीं, या जो कमर्शियल प्रैक्टिसेस चले अकॉर्डिंग टू लॉ उनको फॉलो करे या नहीं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सारे मामला देखे जाएंगे। इसी तरह कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये देखी जाएगी, जिनके बारे में क्रेडिटर्स को रिजर्वेशंस हो सकती हैं कि हो सकता है कि कंपनी इंसॉल्वेंट ना हो जाए। तो कंपनी की सॉल्वेंसी को जो है वो चेक किया जाएगा थ्रू इन्वेस्टिगेशन, और ये देखा जाएगा कि कंपनी कहीं उसकी सॉल्वेंसी इंडेंजर तो नहीं होगी, उसको कोई खतरा तो नहीं है। और दोनों सूरतों में लॉ ये कहता है कि कमीशन के लिए लाजिम है कि वो कंपनी को मौका दें कि कंपनी की बात भी सुनी जाए। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर क्रेडिटर्स ने एप्लीकेशन मूव कर दी कमीशन को, कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन कॉल कर ली और कंपनी की बात को नहीं सुना गया, बल्कि लॉ ये कहता है कि कमीशन जो है कंपनी को भी सुनेगा, कंपनी को बाकायदा मौका दिया जाएगा कि उसका जो स्टांस है कंपनी का उसको भी सुना जाए। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे कमीशन जब भी किसी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर करेगा, तो वो उसका स्कोप बता देगा कि आपने क्या इन्वेस्टिगेट करना है और आपके क्या दायरा कार है। वो जो दायरा कार है, वो जो वसअत है, वो जो स्कोप इन्वेस्टिगेशन का बेसिकली ये कमीशन तय करेगा। उसके बाद ही जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे। और सेक्शन 259 जो इंस्पेक्टर होते हैं इनको भी जो है वो एक तरह का कोर्ट का दर्जा हासिल होता है फॉर द टाइम बीइंग। जब ये इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल इनके पास इख्तियारात फॉर द टाइम बीइंग कोर्ट वाले इख्तियारात हो जाते हैं। और ये जब चेक कर रहे होते हैं फ्रॉड, मिसफिजेंस, मिसकंडक्ट एक और एक्टिविटीज, तो इनके पास जो है वो कोर्ट वाली पावर्स जो हैं वो आ जाती हैं। अब जहाँ तक कमीशन की बात है, तो कमीशन अपने जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997 के तहत वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करता है। और सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो इंस्पेक्टर हैं वो सेक्शन 256 जो हमने ऊपर डिस्कस किए, सेक्शन 257 और 258, उसके हवाले से उनके पास वो तमाम पावर्स होंगी जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत भी होती हैं। यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उनकी पावर्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना है, फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, उनके जो है सर्च करना है। इसके अलावा उनके पास सिविल प्रोसीजर कोड के तहत भी पावर्स होंगी। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने ना सिर्फ सर्च करना होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है, बल्कि उनके पार्टीज़ की जो अटेंडेंस है उनको इन्फोर्स करना है, उनको एग्ज़ामिन करना है, उनका जो है बयान हल्फ़ी लेना है, उनको कंपेल करना है कि वो अपने बुक्स, पेपर्स और मटेरियल्स दिखाएँ। और इसके लिए वो किसी शख्स को मुकर्रर कर सकते हैं, वो विटनेसेस को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इस हवाले से इनको जो है वो पावर्स की मज़ीद ज़रूरत होती है, और ये उनको मिल सकती हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत। लिहाजा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत भी पावर्स होती हैं और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत भी पावर्स होती हैं। इनके पास ये दोनों तरह के इख्तियारात होते हैं, लेकिन फॉर दी
पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली। इनके पास एक तरह जनरल नहीं है बल्कि स्पेसिफिक है। और उस सूरत में ये जो भी प्रोसीडिंग्स कर रहे होते हैं, लॉ ये कहता है कि इनके प्रोसीडिंग्स जो है उनका दर्जा होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वाला। तो उनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो बिल्कुल ऐसे ही होती हैं जैसे किसी जुडिशियल ऑफिसर की जो प्रोसीडिंग्स है जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तो अगर कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करती है या कॉम्प्लायंस नहीं करती इंस्ट्रक्शंस का या ऑर्डर का, तो उस सूरत में उनको जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और पाकिस्तान पिनल कोड के तहत भी जो है वो पनिशमेंट हो सकती है। सेक्शन 260 जो है वो ये कहता है कि अगर इंस्पेक्टर ये समझते हैं कि कोई भी जो है वो अप्रूवल लेने के बाद वो ये समझते हैं कि अब उनको अप्रूवल जो मिलनी चाहिए थी, कमीशन ने उनको अप्रूवल नहीं दी, तो उस सूरत में वो कमीशन को से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको जो है वो प्रॉपर अप्रूवल दिया जाए। और कमीशन जो है उस सूरत में अप्रूवल नहीं देगा जब तक कि वो कंपनी को भी नहीं सुनेगा। क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन के अप्रूवल है वो मशरूत है इस बात के साथ कि दोनों पार्टीज की बात सुनी जाए, ताकि उसमें ब्यास का जो एलिमेंट है वो ना हो। तो जो भी इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या रजिस्ट्रार अप्रूवल मांगेंगे, अप्रूवल मिलेगी, लेकिन कंपनी की बात को भी सुना जाएगा बाकायदा तौर पे। और जैसे कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि कंपनी के जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ या जो कंपनी के एजेंट्स हैं वो इंस्पेक्टर को तमाम किस्म की असिस्टेंस प्रोवाइड करें जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इस सूरत में वो ऑफिसर्स डिफ़ॉल्ट करते हैं, ऑफिसर्स कम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ प्रॉपर कोऑपरेट नहीं करते, तो लॉ ये कहता है कि उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ये इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स तक हो सकती है मैक्सिमम। इसके अलावा उनको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा और उनके फ़ाइन की जो अमाउंट है दैट वुड बी 1 मिलियन रुपीज़। अब जहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया था कंपनी के ऑफिसर्स, वो क्लियर है। एजेंट्स की जहाँ तक बात है, लॉ ये कहता है कि एजेंट्स में कंपनी के बैंकर्स भी हो सकते हैं, कंपनी के लीगल एडवाइजर्स भी हो सकते हैं, कंपनी के ऑडिटर्स भी हो सकते हैं। ऑफिसर में जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो तो हो ही सकते हैं। फर्दर लॉ लॉ ये कहता है कि उसमें जो है वो डिबेंचर होल्डर्स के जो ट्रस्टी हैं, वो भी ऑफिसर की डेफिनिशन में फॉल कर सकते हैं। लिहाजा ये जो भी रेलेवेंट पर्सन है, चाहे ऑफिसर्स हैं, एजेंट्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो हर सूरत में कोऑपरेट करें। कंपनी के जो रजिस्ट्रार हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनके साथ हर सूरत में कोऑपरेट करें। इवन लॉ ये कहता है कि जो पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको एक इन्फॉर्मेशन थी, तो जो रजिस्ट्रार या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं या इंस्पेक्टर्स हैं, वो उनसे भी इंफॉर्मेशन या डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, उनके पास ये इख्तियारात हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है ये इख्तिताम पज़ीर होता है।